गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। इस वक्त तक हम लोग चार्ज के बारे में बहुत कुछ पढ़ चुके हैं, समझ चुके हैं। जैसे चार्ज किसे कहते हैं, चार्ज कितने प्रकार के होते हैं, चार्ज के कौन कौन से गुण हैं, चार्ज डेंसिटी क्या है, चार्ज का मेजरमेंट कैसे होता है। बहुत बात। और इतना कुछ पढ़ लेने के बाद हम लोग चार्ज को अब समझने लगे हैं। तो अब आगे की जो बात हमें करनी है उसके लिए थोड़ा सा 11th का या 9th का एक कंसेप्ट टच करना होगा, एकदम थोड़ा सा, जिसका नाम है न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, न्यूटन के गुरुत्वाकर्षण का नियम। क्योंकि आज से हम लोग कूलम्ब्स लॉ, कूलम्ब का नियम पढ़ने वाले हैं। यह न्यूटन के गुरुत्वाकर्षण नियम से ही इंस्पायर्ड है। कूलम्ब का जो नियम है वह न्यूटन के गुरुत्वाकर्षण नियम के आधार पर ही तैयार किया गया है। हालांकि दोनों में कुछ समानताएं भी हैं और कुछ भिन्नताएं भी हैं, लेकिन आप कूलम्ब के नियम को पढ़ेंगे गुरुत्वाकर्षण के नियम के जानकारी के आधार पर ही। न्यूटन के गुरुत्वाकर्षण के नियम को आप बेस कह सकते हैं, कूलम्ब का जो नियम है उसका। तो आइए हम लोग गुरुत्वाकर्षण नियम की चर्चा करते हुए कूलम्ब्स लॉ क्या कर सकता है ये हम लोग पहले डिस्कस करते हैं। तो फर्स्ट पॉइंट में आइए, जहां हम न्यूटन के गुरुत्वाकर्षण नियम की बात करें, न्यूटन के गुरुत्वाकर्षण नियम के अनुसार कोई भी दो पॉइंट मास लीजिए, बिंदुवत द्रव्यमान। ये पॉइंट शब्द का यहां पे बड़ा ही महत्व है, जो हम आगे डिस्कस करेंगे कूलम्ब्स लॉ के साथ। तो यह एक वस्तु है, इसको आप पॉइंट मास कहिए, m1 से सूचित कर सकते हैं। यहाँ पे दूसरी वस्तु है, उसके मास को आप पॉइंट मास कहिए, m2 से सूचित कीजिए, और दोनों के बीच की कुछ दूरी होगी, उसे r मान लीजिए। तो न्यूटन साहब कहते हैं कि दुनिया में प्रत्येक वस्तु एक दूसरे को अपनी ओर खींचने की प्रवृत्ति रखती है। मतलब दोनों के बीच आकर्षण बल काम करता है, और सिर्फ आकर्षण बल ही काम करता है। जैसे ये मास इस मास को अपनी ओर खींचने की कोशिश करती रहती है, ये मास इस मास को अपनी ओर खींचती रहती है। यह एक प्रकार का बल है, और इस बल को गुरुत्वाकर्षण बल कहा जाता है। तो दो पॉइंट मासेस के बीच जो बल काम करता है उस बल को कहा गया गुरुत्वाकर्षण बल। और इसकी बहुत जानकारी दी गई है। तो कूलम्ब साहब ये बतलाते हैं कि जैसे पॉइंट मासेस के बीच एक बल काम करता है, जिसे गुरुत्वाकर्षण बल कहते हैं, जो हमेशा आकर्षण प्रकृति का होता है। मतलब ये हमेशा एक दूसरे को अपनी ओर खींचने की कोशिश करते रहते हैं। बिल्कुल ऐसा तो नहीं है, लेकिन इसी तरह का एक बल
आवेशों के बीच भी लग रहा है। जरा ठीक से समझने का कोशिश कीजिए फ्रेंड्स। जिस तरह से न्यूटन के गुरुत्वाकर्षण नियम के अनुसार पॉइंट मासेस के बीच एक बल काम करता है जिसे गुरुत्वाकर्षण बल कहते हैं, वो हमेशा आकर्षण प्रकृति का होता है, ठीक उसी प्रकार आवेशों के बीच भी एक बल काम करता है। एक यहां पे आवेश लीजिए, Q1 से सूचित कीजिएगा और किसी दूरी पर आप दूसरे आवेश की कल्पना कीजिए, Q2 से सूचित कीजिएगा और दोनों के बीच एक दूरी ले लीजिए। कूलम्ब साहब कहते हैं कि जैसे ही आप आवेशों को किसी दूरी पर रखते हैं, उनके बीच एक बल कार्य करता है। आवेशों के बीच जो बल कार्य करता है, वो बल कौन सा है? उस बल की प्रकृति कैसी है? उस बल का परिमाण कितना है? उस बल की दिशा कैसी है? उस बल का कार्य क्या है इस प्रकृति के अंदर? इसी जानकारी को हम कूलम्ब के नियम द्वारा सीखते हैं, प्राप्त करते हैं। मीन्स कूलम्ब के नियम का लक्ष्य, कूलम्ब के नियम का टारगेट आवेशों के बीच लगने वाले बल की पूरी जानकारी प्राप्त करना है। क्या इनके बीच कोई बल काम कर रहा है? यदि हां, तो किसके वजह से काम कर रहा है? इस बल का परिमाण कितना है? इस बल की दिशा कैसी है? इस बात को हम कूलम्ब के नियम में सीखते हैं। तो हमें जो कूलम्ब लॉ पढ़ना है, कूलम्ब के नियम का अध्ययन करना है, इन आवेशों के बीच लगने वाले बल को समझने के लिए। तो कहते हैं कि यहां पर भी आपका एक बल काम कर रहा है, लेकिन यह बल आपका कैसा है? इस बल की पूरी जानकारी हम प्राप्त करने वाले हैं किस नियम द्वारा? तो यहां पर हम लिख सकते हैं बाय कूलम्ब लॉ। लेकिन इसका जो आधार है वह न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन ही है। तो आप कह सकते हैं कि ये जो आप पढ़ने वाले हैं, ऑन द बेसिस ऑफ न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, यानी न्यूटन के गुरुत्वाकर्षण नियम के आधार पर। तो फ्रेंड्स, हम आज से क्या पढ़ने वाले हैं, उसका उद्देश्य क्या है, ये बात आपको समझ में आ गया होगा कि जिस तरह बिंदुवत द्रव्यमानों के बीच जिसे किसी दूरी r पर रख दिया जाए तो एक बल काम करता है जिसे गुरुत्वाकर्षण बल कहते हैं, उसी प्रकार जो कि हमेशा आकर्षण प्रकृति का होता है, उसी प्रकार आवेशों को भी अगर किसी दूरी r पर रख दिया जाए तो वहां भी एक बल कार्य करता हुआ महसूस किया गया, इस बल का आभास हुआ। तो ये बल आपको कूलम्ब के नियम द्वारा पता चलेगा। इस बल की जानकारी कूलम्ब लॉ द्वारा हम समझेंगे, सीखेंगे। और ये जो कूलम्ब लॉ है, कूलम्ब का नियम है, यह न्यूटन लॉ ऑफ ग्रेविटेशन के आधार पर सोचा गया है, उसी के जैसा यहाँ भी नियम दिया गया है। तो हमने लिखा है ऑन द बेसिस ऑफ न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, न्यूटन के गुरुत्वाकर्षण नियम के आधार पर। अब हम डिस्कशन शुरू करने वाले हैं कि भाई कूलम्ब का नियम कैसे मुझे इन आवेशों के बीच लगने वाले बल की जानकारी देने वाला है। तो फ्रेंड्स, इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि कूलम्ब का नियम आपको अपने सिलेबस में केवल यही नहीं पढ़ना है, कूलम्ब का नियम एक बार और मिलेगा आगे किसी चैप्टर में।
तो इस बात को जानना जरूरी है कि क्या दोनों कूलम्ब्स लॉ एक ही है। हम कहेंगे नहीं। यहां पर कूलम्ब्स लॉ जिस कंडीशन को एक्सप्लेन करता है, डिस्क्राइब करता है, जब दोबारा कूलम्ब्स लॉ आएगा वह दूसरे कंडीशन को डिस्क्राइब कर रहा होगा। तो इस वक्त हम जिस कूलम्ब्स लॉ को पढ़ते हैं उसका नाम है कूलम्ब्स लॉ ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। कूलम्ब्स लॉ ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स कहने का क्या मतलब है? तो इस वक्त कूलम्ब्स लॉ कहता है कि भाई हम जिन आवेशों के बीच बल की जानकारी देने वाले हैं वह आवेश स्थिर होना चाहिए। इसको पकड़ के रखिए, इसको गतिशील न होने दीजिए। जैसे ही यह गतिशील होगा कूलम्ब का नियम इस वक्त काम करना बंद कर देगा। हालांकि हम यहाँ पे विस्तृत चर्चा अभी नहीं कर रहे हैं, अगले लेक्चर में करेंगे, लेकिन अभी हम शुरू कर रहे हैं तो पहले जो जनरल पॉइंट है उन्हें आप ठीक कर लें। तो कूलम्ब के नियम को अगर हम समझना चाहते हैं तो इसकी पहली शर्त यह है कि आपको कम से कम दो आवेश लेना है और दोनों आवेश स्थिर होना चाहिए, रुका होना चाहिए। पकड़ के रखिए इसको। ये हम खुद ही डिस्कस कर देंगे कि अगर गतिशील हुआ तो क्या हो जाएगा। क्या गतिशील अवस्था में कूलम्ब का नियम काम नहीं करता है? लेकिन अभी समझिए कि हमें स्थिर आवेश लेना है। और दूसरा, दोनों चार्ज आपका बिंदुवत होना चाहिए, पॉइंट चार्ज होना चाहिए। अगर ये पॉइंट चार्ज नहीं हुआ तो कूलम्ब का नियम इस वक्त काम करना बंद कर देगा। ये पॉइंट चार्ज किसको कहते हैं आगे इसकी भी चर्चा डिटेल से करेंगे, लेकिन एक लाइन सुन लीजिए। अगर चार्ज की जो साइज है, आवेश का जो आकार प्रकार है, वह आवेशों के बीच की दूरी की तुलना में बहुत कम हो तो हम ऐसे आवेश को पॉइंट चार्ज कहते हैं। जैसे मान लीजिए इस पर एक आवेश है Q1 और इस मार्कर पे आवेश है Q2। इसकी लंबाई है 1 सेंटीमीटर, इसकी भी लंबाई 1 सेंटीमीटर है और दोनों के बीच की दूरी 10 किलोमीटर है। तो दूरी यहाँ पे बहुत अधिक है इनके लंबाई के मतलब साइज के तुलना में, तो हम इसको पॉइंट चार्ज कह सकते हैं। इसको परिभाषित करने के और भी तरीके हैं, तो जब हम विस्तृत चर्चा करेंगे तो हम बतलाएंगे। इस वक्त आप इस तरह से ध्यान रखिए। तो दो आवेश लेना है, दोनों आवेशों को स्थिर रखना है और दोनों हमारा बिंदुवत होना चाहिए। अगर ये दो शर्तें आपने दिया तो अब आपको कूलम्ब के नियम से इसके बीच जो बल लग रहा है उसकी जानकारी मिल सकेगा। हालांकि एक और भी शर्त है, दोनों आवेशों के बीच की दूरी 10⁻⁻15 मीटर होना चाहिए या उससे अधिक होना चाहिए, तब कूलम्ब का नियम काम करता है। अगर आवेशों के बीच की दूरी 10⁻⁻15 मीटर से कम हुआ तो ये कूलम्ब का नियम काम करना बंद कर देता है। तो अगर हम कूलम्ब के नियम का इस्तेमाल करना चाहते हैं तो हमें 3 शर्तों का पालन करना होगा। पहली शर्त, आपका आवेश स्थिर होना चाहिए। दूसरी शर्त, आपका आवेश बिंदुवत होना चाहिए, पॉइंट चार्ज होना चाहिए। और तीसरी शर्त, आवेशों के बीच की दूरी कम से कम 1 फर्मी होना चाहिए। 1 फर्मी का मतलब 10⁻⁻15 मीटर होता है। इस तीनों शर्त की व्याख्या हम इस कूलम्ब्स लॉ के एंड होने पे करेंगे। अभी आपको शर्त ध्यान रखना है। तो कहते हैं, यदि आपका आवेश Q1 और Q2 दोनों स्थिर है, दोनों आपका बिंदु आवेश है, दोनों आपका स्थिर आवेश है, दोनों आपका बिंदु आवेश है, और जो R है वो बड़ा है या बराबर है 10⁻⁻15 मीटर से। 10⁻⁻15 मीटर को 1 फर्मी कह सकते हैं आप। तो यदि आपका आवेश स्थिर है, आवेश बिंदुवत है और उनके बीच की दूरी कम से कम 1 फर्मी है, तो
अब कूलम्स लॉ हम पढ़ सकते हैं। अब कूलम्ब साहब मुझे बतला सकते हैं कि इन आवेशों के बीच कौन सा बल काम करता है। तो हम लिखते हैं, आपको एकदम से ध्यान रखना चाहिए, देखिए, तो जो बल यहां पे काम करता है इसका नाम रखा गया है स्थिर वैद्युत बल। अंग्रेजी में बोलिएगा इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। इसको हम सिर्फ विद्युत बल भी बोल सकते हैं या वैद्युत बल भी बोल सकते हैं, इलेक्ट्रिक फोर्स भी बोलते हैं। इसे हम कूलम्ब बल, कोलंबियन फोर्स भी बोल सकते हैं। तो आप जिस बल का अध्ययन करने वाले हैं, आवेशों के बीच इस वक्त जो बल काम कर रहा है, कूलम्ब साहब ने उस बल को इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कह दिया है। उसे हम इलेक्ट्रिक फोर्स भी कह सकते हैं, उसे हम कोलंबियन फोर्स भी कह सकते हैं। तो ये बल कैसा है, ये बल किस दिशा में कार्य करता है, इस बल का परिमाण कितना है, इस बल का कार्य क्या है, इसकी पूरी जानकारी हमें इसी कूलम्ब के नियम से मिलने वाला है, प्राप्त होने वाला है। तो आइए थोड़ा आगे बढ़ते हैं। पॉइंट नंबर 2, ये एक्सपेरिमेंटल है। कूलम्ब साहब के द्वारा किए गए अनेक प्रयोगों के आधार पर जो कुछ कंक्लूड करा गया, जो निष्कर्ष निकला, उस निष्कर्ष की ही हम चर्चा करने वाले हैं। उसी के आधार पर हम सीखने वाले हैं, समझने वाले हैं कि ये बल कैसा है, कितने परिमाण का है या किस दिशा में कार्य करता है। तो क्या क्या बात आपके सामने आया। फ्रेंड्स, पॉइंट ए पे एक चार्ज को रख दीजिए Q1 और पॉइंट बी पे एक और चार्ज को रख दीजिए Q2 और दोनों के बीच की दूरी को रख दीजिए R। तो सबसे पहले कूलम्ब साहब कहते हैं कि इनके बीच तो आकर्षण बल भी कार्य करता है और विकर्षण बल भी कार्य करता है, और ये न्यूटन के गुरुत्वाकर्षण नियम से थोड़ा अलग है। वहां सिर्फ और सिर्फ आकर्षण बल ही कार्य कर रहा था, क्योंकि द्रव्यमान एक ही प्रकार का होता है जिसे आप पॉजिटिव कह सकते हैं। आवेश चूंकि दो प्रकार का होता है, पॉजिटिव और नेगेटिव, इसलिए इनके बीच लगने वाले बल भी दो तरह के देखे गए, आकर्षण और विकर्षण। तो एक नियम जो हम लोग पहले भी सुन चुके हैं, वह कूलम्ब साहब बतलाते हैं कि समान आवेशों के बीच विकर्षण बल कार्य करता है। समान आवेश कहने का मतलब है कि अगर ये चार्ज पॉजिटिव है और ये चार्ज भी पॉजिटिव है, तो इसके बीच जो बल काम करेगा वो विकर्षण बल है। विकर्षण बल का मतलब है कि दोनों एक दूसरे को धक्का देने की कोशिश कर रहा है, दोनों एक दूसरे से अलग होने की कोशिश कर रहा है। अगर माय डियर फ्रेंड्स हम ऐसे ही दो पॉइंट की बात करें A और B, यहां पे एक चार्ज रख दें -Q1, यहां पर एक चार्ज रख दें -Q2, अभी भी दोनों पर चार्ज सेम ही नेचर का है, तो यहां भी आपको विकर्षण बल ही दिखेगा। तो विकर्षण बल आपको मिलता है जब आवेश समान प्रकृति के होते हैं, दोनों पॉजिटिव या दोनों नेगेटिव। लेकिन अगर हम पॉइंट A पे और पॉइंट B पे आवेश रखें, लेकिन एक जगह प्लस Q1
एक जगह माइनस माइनस Q2। तो इनके बीच जो बल काम कर रहा था उसकी प्रवृत्ति पहले वाले बल से अलग था। यह एक दूसरे को अपनी ओर खींचने की कोशिश कर रहे थे, जिसे आकर्षण बल कहा गया। तो जो कूलम्ब का नियम है वह मुझे पहली जानकारी ये देता है कि समान आवेशों के बीच विकर्षण बल और असमान आवेशों के बीच आकर्षण बल कार्य करता है। तो इसे यहां पर लिख दिया जाए। अर्थात समान आवेशों के बीच विकर्षण बल तथा असमान आवेशों के बीच आकर्षण बल कार्य करता है। इसका अर्थ सजातीय आवेश एक दूसरे को विकर्षित करते हैं तथा विजातीय आवेश एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। तो फ्रेंड्स, हमारा दूसरा पॉइंट भी क्लियर हुआ। एक एक पॉइंट को ठीक से सुनते समझते चलिए। तो पहला पॉइंट हमने ये समझाया कि जिस तरह से न्यूटन के गुरुत्वाकर्षण नियम के अनुसार पॉइंट मासेस के बीच एक बल कार्य करता है, उसी तरह पॉइंट आवेशों के बीच भी एक बल कार्य करता है। दोनों में कुछ समानता भी है, कुछ भिन्नता भी है, लेकिन हमारा जो कूलम्ब का नियम है उसका आधार न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन ही है। दूसरा पॉइंट में हमने कहा कि वह बल जो आपके आवेशों के बीच लगता है वह बल दो प्रकार का हो सकता है, जो कि हमारे न्यूटन के गुरुत्वाकर्षण नियम में जो बल की चर्चा की गई है उससे थोड़ा भिन्न है। वहाँ मीन्स पॉइंट मासेस के बीच केवल आकर्षण बल काम करता है, यहाँ पॉइंट चार्जेज के बीच आकर्षण और विकर्षण दोनों बल काम करता है। समान आवेशों के बीच विकर्षण बल तथा असमान आवेशों के बीच आकर्षण बल कार्य करता है। इसका यह मतलब हुआ कि सजातीय मतलब एक समान प्रकृति वाले सजातीय आवेश एक दूसरे को विकर्षित करते हैं तथा विजातीय कहने का मतलब अलग अलग प्रकृति के आवेश एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। तो एक इस बात की चर्चा हो गई। अब आप आइए तीसरे पॉइंट में। पॉइंट नंबर 3, उनका जो एक्सपेरिमेंट्स हुआ उसका एक और निष्कर्ष है कि ये बल जब भी काम करता है तो हमेशा उसी रेखा के अनुदिश कार्य करता है जो रेखा दोनों आवेशों को मिलाती है। ये पॉइंट है, ये दूसरा पॉइंट है। इस पॉइंट पे एक चार्ज Q1
पॉजिटिव, यहाँ पे एक चार्ज Q2 पॉजिटिव। ये वो रेखा है, ये वो रेखा है जो दोनों आवेशों को ज्वाइन करती है। आवेश कहाँ है? इस पॉइंट पे है। आवेश कहाँ है? इस पॉइंट पे है। यह एक रेखा है, लाइन कहते हैं हम। कैसी रेखा है? तो वह जो दोनों आवेशों को ज्वाइन करती है, मिलाती है। तो आपका जो बल काम करेगा वह इसी रेखा पे काम करता है। जैसे मान लीजिए यह एक रेखा है, यहाँ पे एक चार्ज है, यहाँ पे दूसरा चार्ज है। ये पॉइंट A है, यहाँ पे प्लस Q1, ये पॉइंट B है, यहाँ पे माइनस Q2। तो दोनों आवेशों को मिलाने वाली जो रेखा है, उसी रेखा पर वह बल काम करता है, चाहे वह आकर्षण प्रकृति का हो या विकर्षण प्रकृति का हो। अब ये पॉजिटिव पॉजिटिव है तो कैसा फोर्स काम करेगा? सजातीय आवेश है, विकर्षित होंगे। विकर्षित करने का क्या मतलब? एक दूसरे से दूर होने की कोशिश करेगा, अलग अलग होने की कोशिश करेगा। तो ये आवेश इसको धक्का देगा, खुद से दूर करने की कोशिश करेगा। धक्का देना इसी रेखा के अनुदिश दिखलाया जाएगा। इसके द्वारा इस पर जो बल लगा वो बल की ये दिशा हो गई। ये आवेश भी इसको धक्का देने की कोशिश करेगा, खुद से दूर करने की कोशिश करेगा, उसको इसी रेखा पर दिखलाया जाएगा। ये हमारा बल है। इस तरीके से जब बल दिखलाते हैं उसे विकर्षण बल कहते हैं। यह आपके फोर्स को रिप्रेजेंट करता है। F का मतलब फोर्स, बल। ये कौन सा बल है? विकर्षण बल है। क्यों विकर्षण? क्योंकि सजातीय आवेश है। और कैसा दिखलाया? उसी रेखा पर जो दोनों आवेशों को ज्वाइन करती है। ये पॉजिटिव और ये निगेटिव है, मतलब विजातीय आवेश हैं। तो ऐसे आवेश क्या करते हैं? एक दूसरे को आकर्षित करते हैं, मतलब दोनों एक दूसरे के करीब आने की कोशिश करेगा। जो करीब आने की कोशिश करेगा, जो रास्ता होगा उसके करीब आने का, वह बिल्कुल वही होगा, उसी रेखा पर होगा जो रेखा आपने दोनों को मिलाया है। तो ये आपका निगेटिव चार्ज है, ये आपका पॉजिटिव चार्ज है। ये चार्ज इसको अपनी ओर खींच रहा है, तो इसी रेखा के अनुदिश दिखाएंगे आप। तो ये चार्ज भी इसको अपनी ओर खींच रहा होगा, तो ऐसे दिखाएंगे आप। ये जो आपका फोर्स है, यह फोर्स आपका अट्रैक्टिव फोर्स है, इसी रेखा पर दिखलाएंगे। ऐसा मुमकिन नहीं है। यहाँ पे एक चार्ज है आपका प्लस Q1 और यहाँ पे एक चार्ज है आपका प्लस Q2, मान लीजिए। तो ये वो रेखा है जो दोनों आवेशों को मिला रही है। तो ये इसको दूर करने की कोशिश करेगा। ये इस पे धक्का लगा रहा है, तो ऐसे धक्का नहीं लगा सकता। ये भी इसको धक्का लगा रहा है, तो ऐसे धक्का नहीं लगा सकता। मतलब ये जो फोर्स आपने दिखलाया है ये गलत तरीका है। इस तरीके से ये फोर्स काम नहीं करता है। ऐसा क्यों? तो इसका अभी आंसर नहीं दे सकते हैं। आपको सिर्फ ये कह सकते हैं कि ये हमारा एक्सपेरिमेंटल है, लेकिन समझाने के लिए हमारे पास इसका भी एक एग्जाम्पल है। बट पूरा कूलम्ब लॉ समाप्त हो जाने के बाद तो हम किसी अलग तरह से यहाँ पर लगने वाले बल को नहीं दर्शा सकते। यह बल हमेशा उसी रेखा के अनुदिश कार्य करती है जो रेखा दोनों आवेशों को मिलाती है, और इसीलिए इस बल को केंद्रीय बल, सेंट्रल फोर्स कहा जाता है। ये जो बल है इसे आप केंद्रीय बल कहेंगे, इसे आप अंग्रेजी में सेंट्रल फोर्स कहेंगे। तो कभी कभी एक शॉर्ट क्वेश्चन भी बहुत महत्वपूर्ण बनता है कि केंद्रीय बल क्यों कहा जाता है। तो कहेंगे कि चूंकि यह बल हमेशा उसी रेखा के अनुदिश कार्य करती है जो रेखा दोनों आवेशों के केंद्रों को मिलाती है। यहाँ पे एक आवेश है, यहाँ पे दूसरा आवेश है। पहले आवेश का केंद्र और दूसरे आवेश का केंद्र, दोनों को एक रेखा से आप मिला दीजिए, और जो बल इस पे काम करेगा, जैसे ये पॉजिटिव और ये निगेटिव, तो आपका आकर्षण बल काम करेगा। इसी रेखा पर उसे दर्शाया जाएगा। तो
तो यह बल इसी गुण के कारण केंद्रीय बल सेंट्रल फोर्स कहलाता है। फ्रेंड्स, तीसरा पॉइंट भी क्लियर हुआ कि हमने बतला दिया कि बल जो कि काम करता है आकर्षण प्रकृति का भी और विकर्षण प्रकृति का भी, चाहे उसकी स्वभाव जैसी भी हो, लेकिन यह काम उसी रेखा पर करता है जो रेखा दोनों आवेशों को मिलाती है, और इसी वजह से उस बल को हम सेंट्रल फोर्स केंद्रीय बल कहते हैं। अब आइए हम लोग चौथे पॉइंट की बात करते हैं। चौथा पॉइंट क्या कहता है? ये Q2, ये Q1, इसके बीच की दूरी R। उन्होंने कहा ये सब बात एक्सपेरिमेंटल है कि इन आवेशों के बीच जो बल काम करता है वह तीन बातों पर निर्भर करती है। पहला, आवेशों का परिमाण कितना है। दूसरा, आवेशों के बीच की दूरी क्या है। और तीसरा, इसे किस माध्यम में रखा गया है। हमने जो फर्स्ट पॉइंट में न्यूटन के गुरुत्वाकर्षण नियम की चर्चा करा, उसमें एक दो बात बहुत खास है। गुरुत्वाकर्षण बल जो द्रव्यमानों के बीच कार्य करता है वो हमेशा आकर्षण प्रकृति का होता है, लेकिन विद्युत बल जो आवेशों के बीच काम करता है ये आकर्षण और विकर्षण दोनों प्रकृति का हो सकता है। दूसरा, गुरुत्वाकर्षण बल, सबसे खास बात बोल रहे हैं इस पॉइंट की चर्चा, माध्यम पर निर्भर नहीं करता है, लेकिन विद्युत बल मीन्स आवेशों के बीच लगने वाला बल माध्यम पर निर्भर करता है। यह दो बड़ा डिफरेंस है। बाकी बहुत बात सिमिलर है, एक समान है। वह भी केंद्रीय बल कहलाता है, यह भी केंद्रीय बल कहलाता है, और भी आगे बहुत सारा बात कॉमन दिखेगा। तो हमें सबसे पहले यह बतलाया गया कि आपके आवेशों के बीच जो बल काम करता है, जिसको आप इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कह सकते हैं, जिसे आप इलेक्ट्रिक फोर्स कह सकते हैं, जिसे आप कोलंबियन फोर्स कह सकते हैं, वह आवेशों के परिमाण के गुणनफल के सीधा समानुपाती होता है। कहते हैं इनके बीच जो फोर्स काम करता है, इस फोर्स को आप F से सूचित कर लीजिए, तो F सीधा समानुपाती किसके? दोनों आवेशों का परिमाण लीजिए। पहले आवेश का परिमाण मॉड Q1, दूसरे आवेशों का परिमाण मॉड Q2, और दोनों का गुणनफल लीजिए। आवेशों के बीच लगने वाले बल का मान आवेशों के परिमाण के गुणनफल के सीधा समानुपाती होता है। इसे ही आप ऐसे भी लिख सकते हैं, F समानुपाती मॉड Q1 मॉड Q2। ये इंटू सिंबल देने की जरूरत नहीं है, और इसे भी ऐसे भी लिख सकते हैं, F समानुपाती मॉड Q1 Q2। एक रिजल्ट वो ये देते हैं। फ्रेंड्स, कहीं कहीं पे मॉड लगा हुआ नहीं भी दिखेगा आपको, शुद्ध नहीं लिखा हुआ है, लेकिन आप उसको समझिए कि भाई वहां पे हम सिर्फ परिमाण की बात कर रहे हैं। मतलब ये पॉजिटिव हो, ये भी पॉजिटिव हो, तब भी यही नियम रहेगा, इसी तरीके से लिखाएगा। ये निगेटिव हो, ये निगेटिव हो, तब भी ऐसे ही लिखाएगा। ये पॉजिटिव, ये निगेटिव हो, तब भी ऐसे ही लिखाएगा। मतलब इस वक्त चिन्ह से कोई मतलब नहीं है। तो चौथा पॉइंट हमारा ये है कि कूलम्ब साहब अपने प्रयोग से ये बतलाते हैं कि भाई आपका जो बल है वह आवेशों के परिमाण के गुणनफल के सीधा समानुपाती है। पांचवा पॉइंट,
फ्रेंड्स ये दो आवेश है, उनके बीच की दूरी r है। तो यहां पे कहते हैं कि इसके बीच जो फोर्स काम करता है F, वह इन दोनों आवेशों के बीच के दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। यानी हम इसे 1/r² लिख सकते हैं, और इसको एक लॉ भी कहा गया है। आप इसे कहिएगा इनवर्स स्क्वायर लॉ, इनवर्स स्क्वायर लॉ, व्युत्क्रम नियम। इसका मतलब हुआ कि आपका बल 1/r² के सीधा समानुपाती है। इसका मतलब हुआ आपका बल r² के व्युत्क्रमानुपाती है। मतलब आवेशों के बीच की दूरी को बढ़ाइएगा तो बल घटेगा, लेकिन कितना दूरी बढ़ाएंगे तो कितना बल घटेगा, वो इनवर्स स्क्वायर लॉ बताएगा। F समानुपाती 1/r²। इस लेक्चर में किसी भी रिजल्ट को हम अभी एक साथ नहीं लिखना चाहते हैं। पहले उनके प्रयोग में जितनी बातें सामने आई उसको समझिए। आइए आखिरी एक पॉइंट की बात करें। देखिए ये चार्ज Q1 है, ये चार्ज Q2 है, बीच की दूरी r, और इस वक्त फोर्स काम कर रहा था F। देखा गया कि इसको मैंने निर्वात में रख दिया। फिर क्या किया मैंने कि पॉइंट A और पॉइंट B, पहले भी आवेश पॉइंट A पे था, ये पॉइंट B पे था, अभी भी वह पॉइंट A पे है, पॉइंट B पे है, चार्ज वही है, चार्ज के बीच की दूरी भी वही है, लेकिन माध्यम मैंने बदल दिया। पहले यहां पे निर्वात था, अब यहां पे निर्वात नहीं है। क्या है? तो इन दो आवेशों के बीच आप कागज रख सकते हैं, पूरा कागज से भर दीजिए। इनके बीच आप अबरख रख सकते हैं, माइका कहते हैं। इनके बीच आप वाटर रख सकते हैं। इन दोनों आवेशों को पानी में डुबो दीजिए। इन दोनों के बीच आप मोम रख सकते हैं। यानी इन दोनों के बीच जो माध्यम काम कर रहा था पहले, हवा, उसको बदल दीजिए। पहले आपने निर्वात में रखा था या हवा में रखा था, अब इसको किसी अन्य माध्यम में रखिए तो आपका जो फोर्स है वह फोर्स भी बदल गया। पहले फोर्स F काम कर रहा था, अब फोर्स F' काम कर रहा है अन्य माध्यम में। अब ये कौन सा माध्यम है इस बात से कोई मतलब नहीं है, कुछ नाम मैंने लिया। तो ये पॉइंट कहता है कि हमारा वैद्युत बल आवेशों के बीच के माध्यम पर भी निर्भर करता है। तो इस बात को कंक्लूड कर लीजिए। अर्थात आवेशों के बीच लगने वाला बल आवेशों के बीच के माध्यम पर भी निर्भर करता है। फ्रेंड्स, ये हो गए कूलम्ब के किए गए अनेक प्रयोगों के निष्कर्ष। उन्होंने जितना प्रयोग किया उन सारे प्रयोग का जो निष्कर्ष है वो आपको मैंने 6 पॉइंट में दे दिया कि आवेशों के बीच लगने वाला बल द्रव्यमानों के बीच लगने वाले बल के जैसा ही है, बस थोड़ा सा डिफरेंस है जिसका स्टडी हम लोग एक ही करके कर रहे हैं। तो आवेशों के बीच लगने वाले बल को स्थिर वैद्युत बल कहते हैं। उसे हम वैद्युत बल भी कह सकते हैं, उसे कूलम्ब बल भी कह सकते हैं।
तो आवेशों के बीच जो बल काम करता है वो आकर्षण और विकर्षण दोनों प्रकृति का हो सकता है, जो आवेश के प्रकृति पर निर्भर करता है। आवेश अगर एक समान होगा तो विकर्षण और असमान होगा तो आकर्षण। इसलिए कहा गया सजातीय आवेश एक दूसरे को विकर्षित करते हैं और विजातीय आवेश एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। फिर बतलाया गया कि ये आवेश हमेशा उसी रेखा के अनुदिश कार्य करती है जो रेखा दोनों आवेशों को मिलाती है, इसलिए इस बल को हम केंद्रीय बल कहते हैं। तीसरा, इनके बीच जो बल काम करता है वह आवेशों के परिमाण के गुणनफल के सीधा समानुपाती होता है। और चौथा, इनके बीच जो बल काम करता है वह दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। और पांचवा, इनके बीच जो बल काम करता है वह बल माध्यम पर भी निर्भर करता है। तो फ्रेंड्स, ये सारा पॉइंट्स जो आपके सामने है, यह सारा पॉइंट्स हम लोग कंबाइंड करेंगे और उससे पता चल जाएगा कि आवेशों के बीच बल कितने परिमाण का काम कर रहा है या किस दिशा में काम करता है, और उसी जानकारी को कूलम्ब्स लॉ कहा गया है। तो आज के लेक्चर में फ्रेंड्स हमने कूलम्ब के नियम को बस इंट्रोड्यूस करा है। अगले क्लास में हम कूलम्ब का नियम लिखेंगे, उस नियम को प्राप्त करेंगे और उस नियम के महत्व की चर्चा करेंगे। तो फ्रेंड्स, आप इसको नोट कर लीजिएगा और फिर हम लोग अगले क्लास में मिलते हैं इसके डिटेल्स डिस्कशन के लिए। गुड बाय।